इस लेक्चर में हम देखेंगे, हमारे पास नोट्स में कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं, हम उनको देखेंगे। सबसे पहले जो हम एग्जाम्पल देखेंगे वो है 7.11। ये आपको नोट्स में दी गई है पेज नंबर 235 पर। अच्छा, स्टेटमेंट इसकी आपको दी गई है कि आपने एक बफर की पीएच कैलकुलेट करनी है और इसमें आपने लिया है 10 ml है एसिटिक एसिड का, और इसकी कंसिडरेशन आपको दी गई है 0.1 मोलर, और आपको जो सोडियम एसीटेट है वो आपको दिया गया है 20 ml ऑफ 0.1 मोलर। अब यहाँ पर हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे इसके मिलीमोल्स, और उसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, कंसंट्रेशन। आप देखें, जो हम इक्वेशन यूज़ करते हैं, जो हम हेंडरसन्स इक्वेशन यूज़ करते हैं, वहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स डालते हैं। इसका मतलब है कि आपने उसकी कंसंट्रेशन लिखनी है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि हम मिलीमोल्स कैसे निकालते हैं, कि अगर आप उसकी मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर दें उसके वॉल्यूम के साथ। यहाँ पर अगर आप एसिटिक एसिड देखें तो आपको उसकी मोलैरिटी दी गई है 0.1, और ये आपको उसका वॉल्यूम दिया गया, तो आपके पास यहाँ कितने मोल्स मौजूद हैं, 1 मिलीमोल इसका मौजूद है। अब आपने क्या निकालना है, आपने इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है। तो कंसंट्रेशन आप कैसे निकालेंगे कि मिलीमोल्स को डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम के साथ। इस पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, सोल्यूशन के अंदर जो आपके पास है वो सोडियम एसीटेट सॉल्ट भी मौजूद है, और आपके पास जो एसिड है वो भी मौजूद है। तो इसका आप सम कर दें तो टोटल वॉल्यूम कितना है, 30। आप इसको डिवाइड करें तो यहाँ से आपके पास ये कंसंट्रेशन निकल आई है एसिड की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो आपका सोडियम एसीटेट है, जो कि आपको कॉन्जुगेट बेस यानी एसीटेट आयन प्रोवाइड कर रहा है। आप अगर उसको देखें तो आपको उसकी कंसंट्रेशन दी गई है 0.1, और उसका वॉल्यूम कितना है, 20। तो हमारे पास 2 मिलीमोल्स है। लेकिन अगर आप इसकी टोटल निकाल लें, टोटल हमारे पास वॉल्यूम कितना है, 30। टोटल जो कंसंट्रेशन अगर आप निकालें, 2 को डिवाइड करें तो आपके पास क्या आ जाता है, इसके दिस अमाउंट ऑफ मिलीमोल्स पर ml। आप इक्वेशन अप्लाई करेंगे, सोल्ट ओवर एसिड, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिससे आपके पास पीएच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5.06 आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल 7.12। 7.12 एग्जाम्पल आपको दी गई है नेक्स्ट पेज पे, पेज 236 पर। यहाँ पर आपने पीएच कैलकुलेट करनी है एक सोल्यूशन की, जिसमें उन्होंने आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड दी है 25 ml, और उसकी आपको कंसंट्रेशन दी गई है 0.1 मोलर, और एसिटिक एसिड आपको दिया गया है 0.20 मोलर, और उसका वॉल्यूम आपको दिया गया है 30 ml। इस न्यूमेरिकल में, पिछले न्यूमेरिकल में क्या डिफरेंस है, वहां पर आपको दिया गया था कॉन्जुगेट वीक एसिड, और साथ में उसकी कॉन्जुगेट बेस थी, या कह लीजिए उसका सॉल्ट दिया गया था। यहाँ पर आपके पास क्या है कि आपके पास एसिड दिया गया है, और साथ में आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस दी गई है। यहाँ पर सिस्टम बफर कैसे बनेगा, कि यहाँ पर जो आपके पास एसिटिक एसिड से जो एसीटेट आइंस बनेंगे, वो इस सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम, जो हमारी कॉन्जुगेट बेस है सोडियम एसीटेट, वो बनाएंगे। अब इसको हम देखते हैं। सबसे पहले पीछे वाले न्यूमेरिकल की तरह आप एसिड के लिए मिलीमोल्स निकालेंगे, और उसके बाद आप टोटल वॉल्यूम यहाँ कितना होगा, 25 प्लस 30 मिलीमोल्स को आप डिवाइड करेंगे 55 से, तो आपके पास क्या होगी, एसिड की कंसंट्रेशन निकल आएगी। उसके बाद जो आपको बेस दी गई है, आप उसके मिलीमोल्स निकालेंगे। ये आपके पास बेस की मोलैरिटी आ जाएगी, ये आपके पास उसका वॉल्यूम आ गया, और ये आपके पास उसके 2.5 यहाँ मिलीमोल्स लिख लीजिए, मिलीमोल्स आ जाएंगे। टोटल वॉल्यूम कितना है जिस सोल्यूशन के अंदर ये मौजूद है, आप 2.5 को डिवाइड कर देंगे 55 के साथ, तो आपके पास आ जाएगी मोलैरिटी, यानी उसकी कंसंट्रेशन आ गई कि आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड इतनी मौजूद है। अब यहाँ मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये एक इस तरह का सिस्टम नहीं है कि जिसमें जो वीक एसिड और साथ में उसका उसका सॉल्ट दिया हो, बल्कि इस सिस्टम में आपने क्या लिया है, आपने एक वीक एसिड लिया है, साथ में आपने स्ट्रॉन्ग एसिड डाला है, जिससे आपके पास क्या बनेगी, सोडियम एसीटेट बनेगा। इट मीन्स कि यहाँ से आपका कुछ जो अमाउंट है एसिटिक एसिड की, वो क्या हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी इस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करने में। इसका मतलब है कि रिएक्शन के बाद सोडियम एसीटेट, ये देखो सोडियम एसीटेट कहाँ से आ रहा है, ये आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से बना है। तो इसकी आपके पास कितनी कंसंट्रेशन होगी, जो आपने निकाली है 0.045 होगी, आगे यूनिट्स मेंशन कर लीजिए। और एसिटिक एसिड की कितनी कंसंट्रेशन होगी, उसमें से जितनी अमाउंट ये बनी है, और ये अमाउंट कहाँ से आ रही थी सोडियम एसीटेट की, ये डिपेंड कर रही थी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है, जो कि कितना था 0.045। तो 0.045 आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करने की वजह से एसिटिक एसिड क्या हो गया है, कम हो गया है। तो आप क्या करेंगे, जो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन आपने निकाली थी उसमें से आप 0.045 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब जो आपके पास अमाउंट्स आई हैं, ये इनकी एक्चुअल क्या आई हैं, कंसंट्रेशंस आई हैं। आप इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्ट की जगह पर आप क्या लिखेंगे, 0.045,
और एसिड की जगह पर आप क्या लिखेंगे 0.064। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है, ये स्टेप आप तब परफॉर्म करेंगे जब आपके पास वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस अगर दी हुई है, क्योंकि उसकी हेल्प से हमारे पास क्या जनरेट हो रहा है, उसका सॉल्ट जनरेट हो रहा है। तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास पीएच की वैल्यू क्या आ जाएगी 4.61 आ जाएगी। नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल देखते हैं 7.13। 7.13 आपको दिया गया है पेज नंबर 237 पर। यहाँ पर क्या है, आपको एक बफर सोल्यूशन दिया गया है 0.2 मोलर, और किस पर बेस कर है सिस्टम, आप अपने नोट्स में जरा स्टेटमेंट देखिए, पेज 237 पे लास्ट पे दी हुई है। तो आप स्टेटमेंट में देखोगे कि आपके पास उसमें सिस्टम बेस किस पे कर रहा है, एसिटिक एसिड पर और सोडियम एसीटेट पे। आपने बताना है कि कितना पीएच में चेंज आता है जब आप उसमें ऐड करते हैं 1 ml ऑफ 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन। यानी टोटल जो वॉल्यूम है बफर का वो कितना है 10 ml है। ऐड आप क्या कर रहे हैं, उसमें एसिड डाल रहे हैं, कितना डाल रहे हैं 1 ml, और उस एसिड की कंसंट्रेशन, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन क्या है 0.1 मोलर है। अब अगर हम इस डेटा की बेस पर लिखें तो इसका मतलब है कि हमारे पास एसिटिक एसिड कितना है 0.2 मोलर है, उसकी वजह से एसिटेट आयंस भी कितने होंगे 0.2 मोलर, और प्रोटॉन्स भी कितने बन रहे हैं 0.2 बन रहे हैं। आपको इसका वॉल्यूम दिया गया है, लास्ट लाइन में दिया गया है कि टोटल बफर का वॉल्यूम कितना है 10 ml। इसका मतलब है कि इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इसके मिलीमोल्स निकाल सकते हैं। या आपके एसिड की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड विद 10, इसके मिलीमोल्स निकल आएंगे। उसके बाद इसी तरह अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें 10 से इसको करें तो ये आपके पास सारी जो हमारे पास यहाँ स्पीशीज बन रही है उनके आपने मिलीमोल्स निकाल लिए। अब आप जो स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि आप 1 ml ऐड कर रहे हैं 0.1 मोलर एसिड का। अब आप इसके भी मिलीमोल्स निकाल सकते हैं। 0.1 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1 ml के साथ तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे 0.1 मिलीमोल्स आ जाएंगे। अब इसका मतलब क्या है कि आपने क्या किया, आपका जो एसिड था जिसके एक्चुअल में कितने मोल्स मौजूद थे 2 मिलीमोल्स मौजूद थे, आपने क्या किया है, आपने उन 2 मिलीमोल्स में इजाफा कर दिया है, एडिशन कर दिया है कितने का 0.1 मिलीमोल्स का। अब ये एडिशन और यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन ये बिल्कुल उसी बेसिस पर हो रही है जो हमने टॉपिक पढ़ते हुए पढ़ा था कि चूंकि यहाँ पर प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, रिएक्शन जो है वो बैक साइड पे जाएगा, ये उन बेसिस पर आपके पास जो है वो हो रहा है। ठीक है, बैक साइड पे जाएगा इसलिए आप इस साइड पर एडिशन कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या होगा, बैक साइड पे जाने का मतलब है कि एसीटेट आयंस रिएक्ट करते जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अब हमारे पास मोल्स कितने हो जाएंगे, आपके पास एसिटिक एसिड के 2.1 मिली मोल्स हो जाएंगे और एसीटेट के 1.9 हो जाएंगे। अब आप इन वैल्यूज को सब्सिट्यूट करेंगे। हमने पढ़ा था चूंकि यहाँ पर आप कंसंट्रेशन की वैल्यूज पुट करते हैं। अब दो चीजें हैं, या तो आप ये कीजिए कि आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। यानी एक तो ये है कि देखो यहाँ कंसंट्रेशन आनी थी, कंसंट्रेशन ब्रैकेट थी, उसके अंदर आप क्या करते थे, आप ऊपर जो है उसके मोल्स डिवाइडेड बाय क्या आता था, उसका वॉल्यूम आता था। ठीक है, तो आप टोटल वॉल्यूम यहाँ क्या है, बफर का था 10, आपने उसमें 1 ml क्या डाला एसिड, तो टोटल वॉल्यूम क्या है 11 ml है। तो आप या तो ऐसे कर सकते हो कि जैसे मैंने आपको प्रीवियस न्यूमेरिकल करवाए हैं कि आप दोनों के लिए बारी बारी इसके मिलीमोल्स को भी 11 से डिवाइड कर लो, जो आंसर आए वो डायरेक्टली यहाँ लिख लो, इसके मिलीमोल्स को भी 11 से डिवाइड कर लो, जो आंसर आए वो डायरेक्टली यहाँ पर लिख लो, यानी डायरेक्टली कंसंट्रेशन निकाल के वो लिख दो। उस तरीके से भी कर सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है कि आपने यहाँ मिलीमोल्स लिखे डिवाइडेड बाय 11, तो ये 11 क्या हो जाएगा, इस 11 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये ओवरऑल क्या रेशो बन गई, मिलीमोल्स की बन गई। ठीक है, यानी या तो आप यहीं पर ही इस स्टेप में डिवाइड कर लो, इसको भी 11 से डिवाइड कर लो, जो आंसर आए वो यहाँ लिख दो, इधर भी इस वाले को डिवाइड कर दो 11 के साथ, जो आंसर आए उसको यहाँ लिख दो, दोनों को डिवाइड कर दो, उनका लॉग ले लो। उस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और आप इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे आपके नोट्स में आपकी बुक में हुआ है। यहाँ से हमारे पास पीएच की वैल्यू क्या आ जाती है, हमारे पास पीएच की वैल्यू आ जाती है 4.71 आ जाती है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास इस सोल्यूशन की बफर की ओरिजिनल जो पीएच में चेंज कितना आ रहा है, ओरिजिनल पीएच आपको नहीं दी गई, आपको जस्ट ये आपने बताया कि पीएच अब कितनी हो जाएगी, इसकी 4.71 हो जाएगी जब आपने इसके अंदर एसिड को ऐड किया। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं 7.21। 7.21 एग्जाम्पल आपको दी गई है
पेज नंबर 252 पे दी गई है। अच्छा, इससे पहले आप देखिए एग्जाम्पल 7.16, ये आपको दी गई है पेज 242 पर। ये एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, या आप सिंपली खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपकी होम असाइनमेंट है कि आप 7.16 को खुद सॉल्व करेंगे। अगर आपको उसमें कुछ पूछना होगा तो वो आप पूछ सकते हैं। और अब हम डायरेक्टली स्विच कर रहे हैं 7.21 एग्जाम्पल पर। 7.21 एग्जाम्पल में आपको क्या डेटा दिया गया है कि आपको कार्बोनिक एसिड का जो बफर है, बाइकार्बोनेट बफर है, उस पर बेस्ड एक सिस्टम दिया गया है। अगर आप इसकी स्टेटमेंट अपने सामने रखिए पेज 252, तो मैं पहले स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई कर रही हूँ कि स्टेटमेंट में आपको दिया गया है कि आपके पास जो टोटल कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की और बाइकार्बोनेट की ब्लड सैंपल में, वो आपको जो है वो दी गई है 28.5 मिली मोल पर लीटर दी गई है। ब्लड पीएच 7.48 है। और आपने बताना है कि इंडिविजुअल कंसंट्रेशंस बतानी है आपने HCO3 नेगेटिव और CO2 की। यानी अगर आप अपने सामने हेंडरसन इक्वेशन देखें तो आपने इस न्यूमेरिकल को, इस डेटा की हेल्प से क्या फाइंड करना है, आपने बताना है कि इस सिस्टम के अंदर बाइकार्बोनेट कितना है और आपने बताना है कि इस सिस्टम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितना है। आपने इनकी कंसंट्रेशंस को फाइंड करना है। ठीक है। और जो गिवन डेटा था वो क्या था कि उन्होंने इन दोनों की कंबाइंड कंसंट्रेशन आपको दी है, इस सिस्टम की पीएच बता दी है, पीके कार्बोनिक एसिड की आपको पता है, हमने अपने टॉपिक में ये कवर की थी। अब हमने क्या करना है, इस गिवन डाटा को यूज करते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। अब हम इसको देखते हैं। आपने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पर पीएच की वैल्यू लिख दी, पीके लिख दी, और उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास आ जाती है, यहाँ तक आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब आपको चूंकि इसमें से आपने इंडिविजुअली बाइकार्बोनेट को निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को फाइंड करना है, तो आपको क्या करना होगा, इस लॉग के टर्म को खत्म करना होगा। इसको खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इक्वेशन के दोनों साइड्स पर एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग लेने से ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप एंटी लॉग के थ्रू इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ये 10 एंटी लॉग को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 24 आ जाता है। अब ये आपके पास रेशो निकली है, आपको क्या निकालना है, आपको इनकी इंडिविजुअल कंसेंट्रेशंस निकालनी है। आप क्या करेंगे, आप बाइकार्बोनेट को इधर ही रहने दें और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसको ले जाके इधर मल्टीप्लाई कर दें। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। गिवन डेटा, ये आप देखो मैंने टॉप पर ये क्वेश्चन लिखी थी, दिस वन, ये वाली। और ये कहाँ से बनाई है क्वेश्चन, ये आपको स्टेटमेंट में दी गई थी कि कार्बोनेट की कंसंट्रेशन, यहाँ पर अलग से ब्रैकेट डाल लीजिए तो बेटर हो जाएगा, यानी कार्बन बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, इनका सम आपको दिया गया है कि वो क्या है, 28.5 मिली मोल्स पर लीटर है। यही क्वेश्चन हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं, ये वाली, दिस वन। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप क्या करेंगे, बाइकार्बोनेट की आपने ऊपर वैल्यू क्या निकाली थी, ये आपने वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। 24 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 को आप इधर ले जाके डिवाइड कर दें, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन आपके पास यहाँ पर निकल आएगी। अब आपने क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड की निकाल ली है, आपने निकालनी है बाइकार्बोनेट की। आप किसी भी वैल्यू में किसी भी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दें, चाहे इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दें, चाहे इस वाली में कर दें, दोनों से आपका आंसर सही आएगा। मैंने ऊपर वाली में सब्स्टिट्यूट किया, 1 वाली में, यहाँ पर आपने 1.14, ये किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, कार्बन डाइऑक्साइड की। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या होगा, बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन निकल आएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूमेरिकल 7.22। 7.22 आपको दिया गया है पेज नंबर 253 पर। इसमें आपके पास क्या है, ये आपका फॉस्फेट बफर से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। और हमने फॉस्फेट बफर्स में ये पढ़ा था कि आयनिक स्ट्रेंथ अगर आप मेंटेन करना चाह रहे हैं तो वहां पे भी आप फॉस्फेट बफर्स को यूज कर सकते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में आपको उन्होंने आयनिक स्ट्रेंथ दी है, लाइक दिस, पीएच दी है, और आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है, वेट फाइंड करना है डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट का और सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। यानी ये वो दो आपके पास सॉल्ट्स हैं जो यूज हो रहे हैं बफर बनाने के लिए। आपने ये बताना है कि इनके कितनी कितनी आप अमाउंट्स लें, एक्स, एक को हमने लेट कर लिया एक्स और दूसरे को हमने लेट कर लिया वाई। यानी आपने बताना है एक्स कितना लें हम, वाई कितना लें, कि हमारे पास पीएच 7.45 का बफर प्रिपेयर हो जाए।
अब अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर अगर आप इसकी आयनाइजेशन देखें तो सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट कुछ इस तरह से आयोनाइज होता है, और आपके पास जो है डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट वो कुछ इस तरह से आयोनाइज होता है। अब अगर आप देखें, चूंकि आपको आयनिक स्ट्रेंथ का डेटा दिया गया, आपने आयनिक स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, अब आपके पास टोटल यहाँ कौन कौन से आयन्स हैं। आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू आपको गिवन है, वो आपके पास आ जाएगी 0.1, 1/2 इसी तरह से आ जाएगा। यहाँ जितने आयन्स हैं आपने क्या करना है, पहला आयन अगर आप देखें तो वो आपके पास क्या है, सोडियम है। सोडियम प्लस उसका चार्ज, उसका स्क्वायर ले लेंगे, प्लस दूसरा आयन आपका हाइड्रोजन फॉस्फेट है, उसको आप क्या है, उसके ऊपर -2 है, आप उसका स्क्वायर ले लेंगे, प्लस तीसरा आपके पास क्या है, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट है, उसके ऊपर चार्ज क्या है, 1, आप उसका स्क्वायर ले लेंगे। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, यानी पहले स्टेप में आपने उनके चार्जेस की वैल्यूज जो थी वो सब्सिट्यूट की, नेक्स्ट स्टेप में आप उनकी कंसंट्रेशन की वैल्यूज को सब्सिट्यूट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास, हम इसको लिख लेते हैं, आपने लेट किया था कि आपके पास, ये आपने ऊपर लेट किया था कि आपके पास डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट जो है उसकी वैल्यू क्या है, एक्स है, और दूसरे की आपने वैल्यू लेट की थी वाई। इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पर ये क्या होगा, एक्स होगा, ये आपके पास क्या होगा, 2x, और ये आपके पास क्या होगा, x। इसको आपने लेट किया था y, तो इसका मतलब है कि इसकी वजह से जो सोडियम है वो क्या होगी, कंसेंट्रेशन y होगी, और इसकी वजह से आपके पास क्या होगी, y। अब हम इन वैल्यूज को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब आपके पास सोडियम जो है, सोडियम आपके पास एक जो कंसंट्रेशन थी वो 2x थी, ये वाली, और दूसरी क्या थी, y, वो आपके पास यहाँ आ गई। H PO4 2 नेगेटिव, इसकी वैल्यू क्या थी, आपके पास x थी, वो आ गई, और इस वाले की आपके पास क्या थी, y थी, आपके पास वो आ गई। आपने इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको सारे को सिंप्लीफाई करना है, सारी x वाली वैल्यूज को ऐड करना है, y वाली वैल्यूज को ऐड करना है। यहाँ से आपके पास निकल आएगा, इस एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 0.100 इज इक्वल्स टू 3x प्लस वाई। अब पीएच फाइंड करने के लिए आप क्या लिखेंगे, आप हेंडरसन इक्वेशन लिखेंगे। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपके पास जो HPO4 2 नेगेटिव है वो ऊपर आ जाएगा, और नीचे आपके पास एसिड आ जाएगा, जो आपने वैल्यू सेलेक्ट की हुई थी वो x थी और y थी। अब आप इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये आपके पास आ जाएगा log x ओवर y। आप इसका एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग लेने पर, एंटी लॉग क्यों ले रहे हैं, ताकि इस लॉग की टर्म को आप खत्म कर सकें। तो यहाँ से आपके पास, जैसे आपने पिछले न्यूमेरिकल में किया था, उसी तरह से आपके पास x इज इक्वल्स टू 2.14 y आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने दोनों की वैल्यूज को फाइंड करना है। आपने क्या करना है कि जो x की वैल्यू आई है उसको आपने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 आपकी ये वाली थी, 0.100। इस पूरी चीज को सिंप्लीफाई करके आया था 3x प्लस वाई। तो आपने क्या लिखना है, 0.100 3x प्लस वाई। एक्स की जगह पर आपने वैल्यू जो निकाली वो सब्स्टिट्यूट कर दी, इसको आपने सिंप्लीफाई किया, आपके पास यहाँ से इसकी कंसंट्रेशन आ गई। अब आपको क्या है, ये उसके मोल्स निकले हैं, आपको क्या निकालना है, आपको उसकी ग्राम्स में अमाउंट निकालनी है, वेट निकालना है। तो आप क्या करेंगे, सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट के मोलर वेट से इस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास क्या निकल आएगा, उसका वेट इन ग्राम्स निकल आएगा। यहाँ पर आप क्या करोगे, y इज इक्वल्स टू 0.013। ये आपके पास देखो, यहाँ से y की वैल्यू निकली है, आपने इसको सब्स्टिट्यूट करना है, किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लो। हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। यहाँ पर आपने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, इस इक्वेशन में यहाँ पे y की जगह पे मल्टीप्लाई किया, आपके पास x की वैल्यू निकल आई। x आपने किसको लेट किया हुआ था, डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट को, लेकिन आपने उसके मोल्स नहीं बताने, आपने उसका क्या बताना है, अमाउंट इन ग्राम्स बतानी है। तो आप क्या करोगे, मोलर मैथ से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये थे हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि बफर से और पीएच से रिलेटेड थे। अगर आपको कुछ पूछना है इसमें तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।